नमस्कार। आज डीएनएम चर्चा में एक बार फिर बिहार है। बिहार क्यों है? क्योंकि बिहार में 11 तारीख को वोट डाले जाने हैं और बिहार ही सबसे हॉट सब्जेक्ट है। और आज की जो चर्चा है, वो चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बयान बार-बार दे रहे हैं, तो मुझे लगा कि आज इस पर चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को कट्टा कितना प्रिय है? सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित का चेहरा इंडिया गठबंधन की तरफ से घोषित किया गया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा कि कांग्रेस की कनपटी पर तमंचा लगा करके तेजस्वी ने मुख्यमंत्री अपने को घोषित करवा लिया। चलिए, ये बात तो होती रहती है। उन्होंने कहा, बात खत्म हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल एक बार फिर कट्टे पर बयान दिया और कट्टे को लेकर के एक गाना है जो भोजपुरी में है और पवन सिंह उस पर डांस करते हैं। पवन सिंह जो बीजेपी के लिए कैंपेन कर रहे हैं, उसका वो जिक्र करते हैं। मारब सिक्सर के 6 गोली, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। प्रधानमंत्री इसका भी जिक्र करते हैं। और आज एक बार फिर प्रधानमंत्री सीतामढ़ी में कहते हैं, कट्टे की बात एक बार वो फिर उठाते हैं। बार बार वो कट्टे की बात क्यों करते हैं? क्यों कह रहे हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो रंगदार नहीं इंजीनियर बने? और कहा उन्होंने आज सीतामढ़ी में कि बिहार में कट्टा वालों के लिए कोई जगह नहीं है। क्या बिहार का जो चुनाव है वो कट्टे के इर्द गिर्द घूम रहा है? आखिर क्या है वजह? सबसे पहले मैं जो कल प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, मैं उसका छोटा सा हिस्सा आपको सुनाना चाहता हूं। फिर उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ चर्चा में रहेंगे अवनीश विद्यार्थी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़ेंगे और तब तक आप एक छोटा सा 20 सेकंड का ये बयान सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। साथियों, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह का बयान देना चाहिए? क्या मोदी जी को यह बयान देना चाहिए कि मारब सिक्सर में 6 गोली? अवनीश जी, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री कट्टे की बात क्यों बार बार कर रहे हैं? तीसरी बार हो चुका है। 12 उनकी टोटल रैलियां थी बिहार के पूरे कैंपेन में और तीसरी बार वो कट्टे का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब बार बार कट्टे पर जोर वो क्यों दे रहे हैं? कट्टे से मोदी जी का इतना प्रेम जो उबल रहा है, प्रसारित हो रहा है, वो क्यों है? देखिए, सबसे बड़ा कारण जो है सब ये है कि प्रधानमंत्री जब भी चुनावी रैलियां करते हैं, जिस भी प्रदेश में जाते हैं, जिस भी पार्टी को निशाने पर लेते हैं, वो कोई गुरेज नहीं करते। मतलब हम जरूर स्टूडियोज में या तमाम जगहों पर चर्चा में ये बात कहते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री के पद को या प्रधानमंत्री के कद को इस तरह की बात कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए। पर जो भी उनका पॉलिटिकल पूरी उनकी हिस्ट्री रही है, बैकग्राउंड रहा है, उसको जब एनालाइज करें आप तो देखेंगे आप कि उन्होंने अपनी शैली से कभी गुरेज नहीं किया है। और शायद वो इनकी शैली है पॉलिटिकल तौर पर अपने सामने वालों या अपने विरोधियों पर आक्रमण करने की, और इसलिए वो बिल्कुल ही इसमें समझौता नहीं करते। मतलब दो तरह की क्रिकेट हम लोगों ने कुछ हम लोगों ने अपने दौर में देखी, कुछ हमसे पहले वाली पीढ़ी ने देखी होगी। डॉन ब्रैडमैन का दौर था जब क्रिकेट होता था, और उस वक्त कभी कभी जब बैट्समैन सेंचुरी बनाने के लिए, आप म्यूट हैं देवकी जी, जो है आप म्यूट हैं देवकी जी, तो जो है वो जब भी आप इस तरह की कोशिश करते हैं तो वो जब आप क्रिकेटर शतक के आसपास होता था तो कई बार उसका चौका जो है वो जो फील्डिंग करने वाली टीम थी वही हो जाने देती थी। ठीक है भाई, चलो 100 एक अचीवमेंट हो जाने दो। पर क्रिकेट फिर तब्दील हुआ धीरे धीरे, उसमें जो है जीत की भूख, या आप उसको प्रोफेशनलिज्म आज की डेट में लोग कहते हैं कई बार, उसमें ये होने लगा कि लोग बाग जो है अगर रनिंग के लिए पहले निकल गए तो जो है स्टंप आपने निकाल दिया, या आपको ये पता है कि सामने वाले का स्निक नहीं हुआ है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं कैच आउट है। अगर एम्पायर पर दबाव बन गया, उसने आउट दे दिया, तो आपने कह दिया
भाई हमको विक्ट्री मिल गई। तो ये सब ये दौर दौर की बात है। वो वही दौर जो है वो प्रधानमंत्री के भाषणों का भी है। जब उनको बोलना था, उन्होंने पहले जंगल राज की बात की, मुजफ्फरपुर में उन्होंने गोलू अपहरण कांड गिनाया, समस्तीपुर में उन्होंने डीएसपी हत्याकांड गिनाया, और उसके बाद फिर ये कट्टे वाली जो बात है, वो उनको ऐसा लगता होगा या फीडबैक मिला होगा कि इस पर पब्लिक का रिस्पांस अच्छा है, सोशल मीडिया रिस्पांस अच्छा है। हाँ बिल्कुल, आप जानते हैं भाई प्रधानमंत्री 2014 से जो हम लोग उनको राष्ट्रीय क्षितिज पर देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि वो सोशल मीडिया से बड़े प्रभावित है। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, किस तरीके के जेस्चर पसंद है, किस तरह का भाषण पसंद किया जा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर किसी राजनेता से ज्यादा भीड़ फिल्मी कलाकारों, भोजपुरी कलाकारों को देखने सुनने के लिए उमड़ रही है। तो जब कलाकारों को देखने सुनने के लिए उमड़ रही है किसी बड़े राजनेता से ज्यादा भीड़, तो भाई भाषा भी वैसी तब्दील होती धीरे धीरे जाएगी। आपको कुछ जैसे तेजस्वी यादव कहते फिरते हैं कि कार्रवाई दवाई सुनवाई वाली सरकार होगी, तो उसी तरीके से आजा फिर वो गमछा हिलाते हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री भी गमछा हिला रहे थे हेलीकॉप्टर से उतर करके कई सारी रैलियों में। तो वो जेस्चर जो है वो अडॉप्ट करते हैं, उनका अपना एक पॉलिटिकल स्टाइल है, उस पॉलिटिकल स्टाइल में, और वो उनको ये फीडबैक जरूर मिल रहा है कि जो कट्टे वाली बात है वो पब्लिक आत्मसात करिए। एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी, कई बार ऑफेंस जो है वो डिफेंस के लिए करना पड़ता है। यहाँ ऑफेंस डिफेंस के लिए इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मोकामा की घटना हो गई, और जिस कट्टे और सिक्सर की आप बात कर रहे हैं वही कट्टा और सिक्सर तो वहां चल गया है। दुलार चंद यादव को गोली भी लगी है और गाड़ी से भी कुचल करके मार दिया गया है। तो लेकिन कट्टा चलाने वाला तो इन्हीं के पार्टी का था, इन्हीं की सहयोगी था। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कई बार ऑफेंस को ही सबसे अच्छा डिफेंस माना जाता है, और कई बार आक्रामक बैट्समैन तो इसी को मानते हैं। प्रधानमंत्री को भी लगता है कि बजाय इसके कि मोकामा के इस घटनाक्रम की चर्चा हो, हम कट्टे वाली बात को आरजेडी के साथ ही सेट रखें। और वो टीम भी उनको फीडबैक देती होगी कि वाह सर बहुत अच्छा जा रहा है, पब्लिक बड़ा अप्रिशिएट कर रही है, तभी तो उन्होंने गमछा हिलाया। प्रधानमंत्री ने अपने गमछा नहीं पहना था उस वक्त, वो जो गले में उन्होंने डाल रखा था वो गमछा नहीं था, वो स्टॉल था, और उन्होंने उसको निकाला और उन्होंने उसको ऐसे ऐसे घुमा दिया हेलीकॉप्टर से लेकर के। तो वो अंदाज वही है जो आपको तेजस्वी यादव की सभाओं में देखने को मिला, जब वो ऐसे ऐसे पिछले चुनाव में भी घुमाते थे, खासतौर पर लोकसभा चुनाव में, और इस बार भी। हालांकि उन्होंने थोड़ा गमछे को, टोपी को किनारे किया, और इस बार वो टी शर्ट के अवतार में आ गए हैं। तो पॉलिटिक्स है, और तो पॉलिटिक्स वो मतलब बहुत स्ट्रेटेजिक है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसके पीछे ज्योतिषीय कारण है, इसके पीछे कट्टे के पीछे ज्योतिषीय कारण है। हाँ बिल्कुल, नहीं कट्टे के पीछे नहीं, टी शर्ट के पीछे, टी शर्ट के पीछे। अच्छा, ये मैं 1 मिनट, ये 10 सेकंड के लिए आपको रोकूंगा। ये कट्टा तो अब गुजरे जमाने की बात हो गई, अब तरह तरह के और आइटम आ गए हैं जिससे लोग मर्डर कर रहे हैं। कट्टे से कहां मर्डर हो रहा है? कट्टे से मर्डर करेगा तो पता चला कट्टा फायर मिस, पहले के हाथ में फायर हो जाएगा भाई। मुंगेर का कट्टा, मुंगेर का कट्टा, मुंगेर की जो है 9mm की पिस्टल कितनी मशहूर थी अंडरवर्ल्ड में, कितने अवैध हथियारों का जखीरा हम आप कवर करते थे, पकड़ा जाता था। मुंगेर का कट्टा और मुंगेर के 9mm की पिस्टल कितनी ज्यादा पकड़ी जाती। तो वो भाई एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, और उस इतिहास को बार बार याद दिलाने के पीछे कारण यही है ताकि वो जो मतदाता, इंटैक्ट मतदाता उनका है। लेकिन आप ये बताइए, इसका जो ज्योतिषीय कारण वो बताइए। वो टी शर्ट का है। अच्छा, आप टी शर्ट का है वो। आप तेजस्वी यादव रिपीट नहीं करते, मतलब दिन के हिसाब से टी शर्ट पहनते हैं। दूसरा वो टी शर्ट में ही है, वो कुर्ते में ज्यादा कई बार, मतलब मुझे ज्यादा बेहतर लगते हैं वो, अच्छे लगते हैं क्योंकि उनका सफेद कुर्ते में होते हैं, मुझे ज्यादा बेहतर लगते हैं। अब वो कुछ ज्योतिषी कैसे, आपको अखिलेश यादव वो गमछा पहने, उनके सारे एमपी भी 3800 एमपी जो है वो गले में वो वाला गमछा, वो क्या नाम है उनका, अगड़ानंद जी का गमछा जो है वो सब लगाए हुए सारे लोग आपको मिलेंगे। तो वो उसके पीछे स्पिरिचुअल रीजन है, और वो आपको चुनाव के बाद पता चलेगा। मैं सुनील शुक्ला जी, ये तीसरी बार प्रधानमंत्री जी ने कट्टे का नाम लिया है। आज की एक सभा थी सीतामढ़ी में, वहां भी उन्होंने कहा कट्टे का नाम लिया। कल तो एक गाना ही उन्होंने गाया जो पवन सिंह ने गाया था, उसी कट्टे की बात। फिर से आपने पहले दर्शकों के लिए गाया, एक बार फिर से गा दीजिए आप। मैं एक बार फिर से गा दे रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग गाना है। अब स्ट्राइक के चक्कर में गाना सुना नहीं सकते, वरना पवन सिंह का गाना सुना देते हैं हम लोग।
हम दर्ज थोड़ा पर। सा वो यूट्यूब पे हमारे वो आ जाएगा, हाँ, तो इस वजह से नहीं सुना सकते हैं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग गाना उन्होंने गाया, हालांकि इसको पवन सिंह इस पर डांस करते हैं। सर मैं सुनाना चाहता हूं, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में रे, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में रे, देश के प्रधानमंत्री जिसका विश्व गुरु, मतलब विश्व गुरु वाले प्रधानमंत्री हैं ये, और विश्व गुरु वाले पूरी दुनिया में जिनका डंका बसता हो, इज उनके कंटिन्यूअस मुखार बिंद से, थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर सर, इज थर्ड टर्म प्राइम टाइम मिनिस्टर, प्राइम मतलब मिनिस्टर, और उनके मुखार बिंद से इस तरह की भाषा, एक तो पहले उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा लगा करके सीएम की कुर्सी छीन। तेजस्वी यादव ने सीएम घोषित करवा लिया, फिर दूसरा दिया, और आज कहा कि कट्टे वालों की जगह नहीं है। ये क्या प्रधानमंत्री क्या कट्टे की बदौलत बिहार का चुनाव जीत सकते हैं? धन्यवाद देवकीनंदन जी। प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई भी बयान अनायास नहीं देता है, कोई बयान उसके मुंह से निकल नहीं जाती। प्रधानमंत्री जी के सभी भाषण टेलीप्रॉम्प्टर से दिए जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि बस बोल रहे हैं और बोलते चले जा रहे हैं, कोई चीज निकला, कुछ सोचा बोल दिया। सब कुछ सोचा समझा होता है, सुविचारित होता है, सुव्यवस्थित होता है। इसलिए आप ये सोचिए ना कि ये कट्टे की भाषा किसको, इसका डर किसको लगता है। अब ये सोचने की बात है, प्रधानमंत्री जी किसको संबोधित करना चाहते हैं? जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, वंचित समाज है, कट्टे कट्टर उसके सामने कब रहा है? जो जंगल राज वाली जो कहानी है उसको थोड़ा सा और आप डिग्रेड कर दीजिए। जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। जब बिहार में बेलची की घटना हुई थी तो क्या लालू यादव चीफ मिनिस्टर थे? जब सामूहिक नरसंहार हो रहे थे बिहार में तो उस समय क्या लालू यादव चीफ मिनिस्टर थे? 1989 का दंगा हुआ था भागलपुर में, हजारों लोग मारे गए थे, तो क्या लालू यादव चीफ मिनिस्टर थे? भारतीय जनता पार्टी उनको कहती है क्या कि जंगल राज था उस समय? या उनको बताती है कि आप याद रखिए कि कट्टे का दौर आ जाएगा, कट्टे से 6 गोली निकलेगी? ये भारतीय जनता पार्टी का एक समर्थक वर्ग है। अपहरण किसका हो रहा था? जो आज बीजेपी का समर्थक है वर्ग है, उनके मन में यह निरंतर भय बना रहे। वह वर्ग, वह समाज का वर्ग, उस वर्ग का व्यक्ति नौकरी की बात न करे, वह व्यक्ति उद्योग की बात न करे, वह एक क्वालिटी लाइफ की बात न करे, एक बेहतर नगरीय विकास की बात न करे। केवल आप जंगल राज में उलझे रहिए और उसी की चिंता कीजिए, और एक 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 आर्टिफिशियल डर आपके दिमाग में। आप मुझे बता दीजिए कि जहां बीजेपी नहीं भी सत्ता में है और न कभी सत्ता में आई आज तक, किसी भी राज्य में क्या ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है? हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में, किसी भी प्रदेश का नाम लीजिए आप। नहीं, आज की तारीख में नहीं है। आप तो कहीं नहीं है। जो ऑर्गेनाइज क्राइम पहले चलता था, आज से 20 साल 25 साल पहले, वो ऑर्गेनाइज क्राइम किसी हर राज्य सरकार ने उसको दबा दिया, खत्म कर दिया। संभव नहीं है वो। कोई राजनीतिक पार्टी, कोई राजनीतिक ताकत, कोई सरकार उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप उसी का ढिढोरा पीटे चले जा रहे हैं। अगर आप कट्टे की बात करते हैं तो मोकामा की जो घटना घटी, ये घटना क्यों हो गई? क्या ऐसा समाज जो 20 साल तक एक अनुशासित कानून की व्यवस्था में रहा हो और कानून के मन में जिसके प्रति एक सम्मान पैदा किया हो आपने, वह समाज इस तरह की घटना कर सकता है क्या? और उस घटना में आरोपी जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होते हुए आप देख रहे हैं? कोई उनके मन में अभी भी भय है? केंद्रीय मंत्री बड़ी मुश्किल से वो जेल गए हैं। नहीं, और उसके बाद एक रिपोर्ट्स आई, मैं नहीं जानता कितनी सच्चाई है, कि उनको मनाया गया कि आप जेल चले जाइए। हाँ, सही है। ये बात कही गई कि उनको कहा गया, मना बड़ा अखबारों में छपा है कि उनकी सहमति से उनको जेल भेजा गया। आप बताइए, ये आम धारणा है। और उसके बाद आप कहते हैं कि कानून का राज आप लागू कर रहे हैं। आपके केंद्रीय मंत्री जी उसी क्षेत्र में घूम घूम के कह रहे हैं कि जो हम वोट नहीं दे उसको वोट मत देने दीजिए। आप
जाइए तो अपने साथ लेके जाइए, अपने सामने वोट पड़वाइए। तो कौन सा कानून का राज है? कट्टा किसके पास है? जो कह रहा है कि आप निकलने मत दीजिए घरों से, उसके पास है, या जो जिसके पास ये कह रहा है कि भाई आपने अपने घर से निकल करके आप वोट देने जाइए, किसके पास कट्टा है? जो जो जिस पार्टी के नेता पूरे यादव समाज को तरह तरह के संज्ञाओं और विशेषण से घोषित कर रहे हैं, उनके पास है। और आप एक भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना पैटर्न बना लिया कि आप उनके गवर्नेंस पे बात मत करने पाइए। एक नकारात्मक छवि, एक अनचाहा भय आपके मन में बना रहे। देश भर में मुसलमानों को लेकर कई भय बनाए हुए हैं, पाकिस्तान में, ईरान में, तुर्किस्तान में, पता नहीं कहां का किसका नाम लेते रहते हैं ये। और आज अब उसके बाद बिहार में पहुंचे, बिहार में चल नहीं रहा है। वहां ये करने से काम चलेगा नहीं कि इस तरह से बटन दबाइए कि पाकिस्तान में हलचल मच जाए, या आप ये नहीं कह पा रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाएगी। यह भाषा वहां चल नहीं पा रही है। तो आप एक कट्टे का भाई एक नया आपने एक शब्दावली खोज के निकाली। क्या इसका असर है? इसका असर पड़ेगा? जिस राज्य के लोग पलायन की बात कर रहे हैं, कट्टे के डर से कौन बिहार छोड़ के भाग रहा है? कोई आज तक आपको बिहार का कोई नागरिक मिला तमिलनाडु में जो है कहा कि हम कट्टे के डर के बारे में भाग गए हैं बिहार छोड़ के? कोई पंजाब में वो तो ज्यादा फ्रेंडली है। आप उसको कट्टा दिखाएंगे तो आपके ऊपर कूद जाएगा। आपसे बेहतर चला देगा वो, आपसे बेहतर चला देगा। तो आप किसको भय दिखा रहे हैं? दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक वर्ग है ना, जो सवर्णों का वर्ग है, जो तैयार किया है बीजेपी ने, इसी तरह के वह सवाल नहीं पूछता। उसके मन में सरकार को लेकर के, गवर्नेंस को लेकर कोई सवाल नहीं है। वो अगर कहता है कि हम 1000 रुपए लीटर पेट्रोल भी खरीदेंगे, लेकिन हम मोदी जी करेंगे। नहीं, सवाल है उसके मन में सुनील जी, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं है, लेकिन जब इस तरह का प्रोपेगेंडा या इस तरह का विषय सामने आता है तो देखिए सब जानते हैं कि अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग भावनात्मक तरीके से आप मोल्ड करते हैं। जैसे अवनीश जी यही है ना, किसी और भी करते हैं, वैसे ही आप इनको करते हैं। तो अवनीश जी यही तो मैंने कहा ना कि ये एक जानबूझ करके तैयार किया गया पॉलिटिकल नैरेटिव है कि आप इसी मुलझे रहिए। बिल्कुल, सवाल मत पूछिए। 20 साल से आप सत्ता में हैं, 20 साल से आप सत्ता में, सारी मशीनरी आपकी, पुलिस आपकी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीपीएमएफ सब आपका, और उसके बाद भी कट्टे का डर हो तो आप सोचो कि आपने कट्टा क्यों नहीं बरामद किया। 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद अब कट्टा उद्योग खत्म नहीं कर पाए। 11 साल सत्ता में रहने के बाद आप घुसपैठियों को रोक नहीं पाए। 11 साल तक सत्ता में रहने के बाद आप घुसपैठियों की पहचान नहीं कर पाए। आप उनकी भी पहचान नहीं कर पाए जिनके माध्यम से, जिनके संरक्षण में, सहयोग से घुसपैठिए इस देश से प्रवेश कर रहे हैं। नारा देते रहिए केवल। और जब आप पूरे के पूरे प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को आपने सड़क पर खड़ा कर दिया, तब भी आपने घुसपैठियों की पहचान नहीं कर पाए। आप पूरे एसआईआर में आप एक घुसपैठिया नहीं आइडेंटिफाई कर, एक नहीं आया। मतलब आप सोचिए ना कि हम लोग सुनते थे कि खेत में से चूहा निकालने के लिए खेत में आग लगा देना, ऐसे किसान हुए हैं। ये वैसे ही तरह के लोग हैं। और आग में मैंने खेत की फसल फूकने के बाद भी चूहा एक नहीं मिला। क्यों गया कहां चूहा? सवाल है ना कि आप चूहा मर गया उसी में, बताइए जैसे किसान सोचता है। और क्या सोच सकता है? फसल जल गई। आप सोचिए कि वो कहां मरेगा, मरा हुआ चूहा वही दिखाई पड़े। आप किसी घुसपैठिए की पहचान कर लेते। आप मुझे बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी कहती क्या है कि उसके पास पन्ना प्रमुख है। वो कौन सा पन्ना प्रमुख है जिसको अपने इलाके के घुसपैठिया का नाम नहीं पता? क्या कर रहा है वो? किस बात के लिए पन्ना प्रमुख है? आपके पास माने कितने संगठन है, उसका नाम नहीं याद कर सकते आप। संघ, विद्यार्थी परिषद, वनवासी संघ, दुर्गा वाहिनी, संस्कृति वाहिनी, शिक्षा वाहिनी, अरे नाम लेते जाइए आप, और उतने आपके पास संगठन है। और बावजूद इसके आप किसी भी राज्य में आप घुसपैठियों की पहचान नहीं कर पाए। घुसपैठियों का डर सबको दिखाना है। आप सत्ता में रह करके पूरे पिछले 1 सालों में, 2 सालों में, 3 सालों में कितने घुसपैठियों को आपने उनके देश भेजा है? 2, 4, 5, 10 कितने? नहीं, आंकड़ा हैरान करने वाली बात है, अटल जी की सरकार से भी कम है।
मतलब घुसपैठियों को डिपोर्ट करने या उनको बाहर, मतलब किसी भी तरीके से उनको डिटेन करने का आंकड़ा अटल जी की सरकार से भी सरकार में, जबकि सर्वाधिक यूपीए मनमोहन सिंह सरकार की सबसे अधिक है। सबसे आप वो भी नहीं करते। और किसी भी पूर्व आप राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात करते हैं। आपके नागरिकों को आपकी धरती पर अमेरिका हथकड़ियां पहना करके लाता है और आप कुछ नहीं बोल पाते हैं। और हर जगह आपको राष्ट्र गौरव की बात आती है। आप मतलब है ना कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाते रहिए। जैसे वंदे मातरम वाला गीत है। वंदे मातरम की गीत को आरएसएस के लोगों ने अब उस गीत के को स्वीकार करने से लेकर के और कम से कम 20-25 सालों तक कभी गीत गाया है क्या? कभी नहीं। आज भी इनकी शाखाओं में कौन से गीत गाए जाते हैं? नमस्ते सदा वक्त क्या मातृभूमि में वंदे मातरम तो नहीं गाते यार। लेकिन और एक उसके नाम पर आप नैरेटिव बनाने लगे। आप उसका नैरेटिव बनाने लगी कि नहीं बट अरे अगर उसमें से 2 छंद हटाए गए तो किसने हटाया? जवाहरलाल नेहरू ने हटाया, लाल बहादुर शास्त्री ने हटाया, किसने हटाया? क्या एक राजनीतिक निर्णय था? एक कमेटी बनी, उस कमेटी की अध्यक्षता रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसको दो स्टेज हटाने की बात कही। रविन्द्रनाथ टैगोर की अनुशंसा को आप नहीं मानेंगे? आप रविन्द्रनाथ टैगोर की आलोचना कीजिए। आप इसका जिम्मेदारी आप रविन्द्रनाथ टैगोर पर डाल दीजिए कि साहब उन्होंने हटवाया था। नाम लेके देख लीजिए एक बार आप। अब केवल है क्या ना कि इन चीजों को विवाद में बनाए रखना। अगर आप इसी में उलझे रहेंगे इस गीत के लिए ही, तो आप पता चलेगा कि आप सरकार के कामकाज पे कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं। मतलब ये सिर्फ सरकार से बचाव का ये रास्ता है कि हमारे ऊपर कोई सवाल ना करे, हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। इस वजह से इस तरह की बातें हो रही हैं। अवनीश जी, बिल्कुल एकमात्र सर जी, अवनीश जी, मैं आपके पास आऊंगा कि आखिर ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके जो कैंपेन करने का जो तरीका है, हालांकि बड़ा एग्रेसिव कैंपेन है और बीजेपी बिहार में सबसे ज्यादा लीडर उसी के कैंपेन कर रहे हैं। 14 हेलीकॉप्टर केवल भारतीय जनता पार्टी के वहां पर दौड़ रहे हैं। वैसे 24 हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं, लेकिन 24 में से 14 हेलीकॉप्टर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के। प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर की सेना की सुविधा है, इस नाते एक हेलीकॉप्टर उनका भी जोड़ लीजिए। 15 हेलीकॉप्टर और एक जहाज और 16। तो मतलब इतने दौड़ रहे हैं, उसके बाद भी कट्टे की बात हो रही है और महागठबंधन पर हमले हो रहे हैं, जिसकी अभी तक सरकार बिहार में नहीं आई है 20 साल से। 20 साल के कामों की बात क्यों नहीं हो रही है? ये देखिए, दो चीजें इसके लिए समझनी पड़ेगी। एक तो मैं हेलीकॉप्टर्स वाला बता दूं आपको आंकड़ा, अब तक करीब 74 हेलीकॉप्टर जो है अलग अलग तरीके से पटना एयरपोर्ट जो है वो खाली वहीं पर लैंड कर चुके हैं। बाकी जगहों पर कहाँ गए हैं वो तो अलग छोड़ दीजिए। 74 हेलीकॉप्टर अलग अलग आइडेंटिफाइड जो कई राउंड कर रहे होंगे वहां पर। और इसके अलावा बहुत सारे छोटी छोटी पार्टियों के भी नेताओं ने, आप देखिए तेज प्रताप यादव भी हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, आईपी गुप्ता भी हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, प्रशांत किशोर मुझे अभी कई हेलीकॉप्टर से नहीं दिखाई पड़े। उसके अलावा मोटा मोटी जो भी दल वाले हैं वो सबके सब ओवैसी हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं और हेलीकॉप्टर से सभाएं कर रहे हैं। मायावती हेलीकॉप्टर से ही जा रही हैं, और भी जो छोटी छोटी 1-2 पार्टियां और भी होंगी, वो उनके नेता भी हेलीकॉप्टर से जो है प्रचार कर रहे हैं। और बड़ा दिलचस्प है कि आप भी समझते हैं कि चुनाव इतना खर्चीला है। बिहार का चुनाव मुझे लगता है अपेक्षाकृत हरियाणा महाराष्ट्र के तो थोड़ा सस्ता है ही, चाहे किसी भी रूप में आप मानिए न मानिए। लेकिन उसके बावजूद ये सही है कि जनता के जो मुद्दे हैं वो उस पर चर्चा तो बिहारी नागरिक खूब करते हैं, बिहारी मतदाता खूब करता है। बाहर बैठ के, कनाडा में बैठ के, बिहार से बाहर लंदन में बैठ के सब जगह वो चर्चा करता है। लेकिन द मोमेंट वो बिहार के अंदर आता है, वो उसको वही रोग लग जाता है जो सेना के सैनिक को लगता है। जब वो बंजर भूमि की रक्षा कर रहा होता है, वीरान निरान पहाड़ की रक्षा कर रहा होता है, तो एक
सूद जमीन के लिए वो अपनी जान कुर्बान कर देता है कि दुश्मन के कब्जे में हमारी जमीन नहीं आनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वो छुट्टी में अपने घर की तरफ आता है, पहले उसको अपना प्रदेश दिखाई पड़ता है, फिर उसको अपना मंडल दिखाई पड़ता है, फिर उसको अपना जिला दिखाई पड़ता है, फिर गांव दिखाई पड़ता है, फिर जात दिखाई पड़ती है, फिर घर दिखाई देता है, और फिर व्यक्तिगत स्वार्थ दिखाई पड़ता है। और वही हो सकता है कि कभी ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो उसी एक सूद जमीन के लिए अपने भाई को गोली मार दे या भाई उसको गोली मार दे। वही वहां मतदाता के साथ होता है कि बातें वो बड़ी बड़ी करता है, सोचता है कि बिहार के बारे में बदलाव होना चाहिए, शिक्षा बदलनी चाहिए, चिकित्सा बदलनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर और बेहतर होना चाहिए, सड़कें और बेहतर होनी चाहिए। जैसे दुनिया के दूसरे राज्यों में है, वो यूके यूएस में देख के आता है, वैसी कल्पना करता है। और वो तो जानता है कि बिहार इतिहास पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा मतदाता है बहुत बड़ी संख्या में, और वो आईएएस आईआईटी के एग्जाम, आईएम के एग्जाम क्रैक करता है। उसको पता है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। एक दौर में यहीं से लोकतंत्र की परिभाषा गढ़ी गई, यहीं से एक समूचे अखंड भारत का संचालन किया गया एक लंबे दौर तक। और उस पाटलिपुत्र, उस पटना में अगर विकास की यात्रा नहीं बढ़ पा रही है आगे, विकास की यात्रा अवरुद्ध हो गई है, तो उसके पीछे क्या कारण है वो टटोलता भी। लेकिन फिर वही चीज है कि वो जब ऐसे ही अपने क्षेत्र, अपने इलाके में पहुंचता है, वो अपने जात वाला ढूंढता है, अपने मन वाला ढूंढता है, जिससे वो दबंगई कर सके, जिससे वो हट कर सके, जिससे वो अपेक्षा ही दूसरी है ना। आप अनंत सिंह या मुन्ना शुक्ला या कोई इस तरीके का बाहुबली या शहाबुद्दीन के परिवार से हो, या ललन सिंह हो, या और भी इस तरीके से पप्पू यादव, ये तमाम सारे नेता जो चुनाव जीत रहे हैं, भाई रॉबिन हुड इमेज को हम इतना नीट एंड क्लीन क्यों मान लेते हैं? सिर्फ इसलिए कि आपके ऊपर हत्या के आरोप लगे, आपने गोलियां चलाई, बाहुबल बनाया, अर्थतंत्र बनाया, और अब आप जनता के सेवक हो गए, इसका मतलब आपके सारे पाप धुल गए। तो ये, लेकिन ऐसे नेताओं की भरमार है वहां, और उनको हीरोइक इमेज मिल जाती है, मीडिया, सोशल मीडिया पर भी उनकी प्रोफाइल बन रही होती है, और वो फिर आपको मोटिवेट करते हैं कि आप, और तय भी आपके पास सीमित विकल्प हैं। जो विकल्प के रूप में तीसरा चौथा आपके पास आता है, उसके पास उतनी ताकत नहीं है, या आपको दिखाई नहीं पड़ता कि वो सत्ता में आएगा, आपको लगता है वोट वेस्ट हो जाएगा। अगर दो चार आप प्रशांत किशोर के जिता भी दें, तो क्या प्रशांत किशोर उनकी गारंटी ले पाएंगे कि वो चुनाव बाद किसी एक गठबंधन में मर्ज नहीं हो जाएंगे, या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज नहीं हो जाएंगे? तो काहे को कोई प्रशांत किशोर को वोट करेगा? तो समस्या यहां है कि कोई एक्सटेंसिव विकल्प नहीं बन पाया। राष्ट्रीय पार्टियों ने ये दमखम, ये ताकत बिहार के अंदर, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, बीजेपी तो इतनी मजबूत है बिहार में, पिछले 2-3 दशकों से मजबूत है, लेकिन वो भी इतनी हैसियत, ताकत नहीं दिखा पाई कि अपने दम पर चुनाव लड़ पाए। ये जो नीचे के लेवल पर चीजें गड़बड़ है, रीजनल पार्टीज के स्ट्रक्चर के नाते, वहां पर जो पॉलिटिकल पैटर्न है उसके नाते, उसको कम से कम क्लीन कर पाए, वो नहीं कर पाए, लीडर तक नहीं दे पाए, नहीं कर और ये पाया। बड़ी बहुत अच्छा, विडंबना है, इसके नाते बिहार कैसा झेलना पड़ा। बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। मैं सुनील शुक्ला जी आपसे लास्ट सवाल लूंगा कि बिहार में बात सही है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो अकेले लड़ने का बूता क्यों नहीं जुटा पा रही हैं? बीजेपी मजबूत है, बीजेपी 101 पर पहली बार लड़ रही है, हालांकि बीजेपी क्यों 243 सीटों पर लड़ने का साहस नहीं जुटा पाई? अगर उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि हमको मुख्यमंत्री अपना बनाना है, आज भी ये बात चल रही है कि उसे मुख्यमंत्री अपना बनाना है, क्योंकि कल अमित शाह ने एक रैली में कहा कि हम 160 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और 160 सीट से हम जीत करके जो है यहां तक पहुंचेंगे। मतलब उनका आशय ये था कि हम ही सरकार बनाएंगे, और बीजेपी का मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब की अनाप शनाप आंकड़े नहीं बोल रहे हैं वो, 400 पार वाला, यहाँ भी 200 पार नहीं बोल रहे हैं वो। पहले 200 बोल रहे थे, अब 160 पर आ गए हैं। तो सुनील शुक्ला जी, आखिर बीजेपी क्यों साहस नहीं जुटा पाई 243 विधानसभा सीट पे लड़ने का? उत्तर प्रदेश में लड़ ले रही क्या अपने बूते वो? नहीं लड़ पा रही है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं लड़ रही। वहां निषाद पार्टी नहीं चाहिए, यहाँ ओम प्रकाश राजभर नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ भी करीब 350 सीट पे लड़ती है। लेकिन यहाँ तो चलिए अपना मुख्यमंत्री तो बना लिया कम से कम, बिहार में नहीं, सवाल इसका नहीं है मुख्यमंत्री, नहीं अवनीश जी, सवाल यह है कि अकेले चुनाव लड़ने की आप स्थिति है कि विभिन्न राज्यों में जो क्षेत्रीय दल है उनकी एक ताकत है। बिहार की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एजेंडा है वो लागू नहीं होता वहां।
उस अपने एजेंडे पर राजनीति नहीं करते, उनको नीतीश कुमार की जरूरत है। इसीलिए आज तक इस समय तो कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई मजबूत चेहरा वहां नहीं है। मजबूत ऐसा कोई चेहरा नहीं जिसको पूरे राज्य में पहचाना जाता हो। जब वहां जनसंघ की स्थिति थी, कैलाशपति मिश्रा जैसे मजबूत नेता उस राज्य में होते थे, उस समय भी ये ताकत नहीं जुटा पाई कि अपने बल पूरे राज्य में उसका एक विस्तार हो जाए। दरअसल है क्या कि बिहार में एक राजनीतिक जागरूकता है। हालांकि बार बार कहा जाता है कि वहां जाति का असर, जात का असर किस राज्य में नहीं है, हर राज्य में। इसलिए साउथ से लेकर के उत्तर तक सब में है। कोई राज्य ऐसा नहीं है, कोई राज्य नहीं है जहां पे हो कि नहीं सब एक आम नागरिक है और उसी के हिसाब से कुछ आप तय करेंगे। हर जगह स्थिति है, कहीं ज्यादा कहीं कम। लेकिन एक राजनीतिक विमर्श बिहार में है और उस विमर्श को समाजवादियों ने, वामपंथी दलों ने, सामाजिक न्याय की राजनीति करने वालों ने, कांग्रेस ने, इन तमाम लोगों ने उसको आगे बढ़ाया और विमर्श लोगों के बीच में है। इसलिए सरकारों पे सवाल पैदा करते हैं, आंदोलन बड़े बड़े खड़े हो जाते हैं। वहां आज भी आंदोलन खड़े हो जाते हैं, लोग सड़कों पे निकलते हैं। लाठियां आप देखिए, पटना में लाठियां चलने की या युवाओं के ऊपर कितनी घटनाएं हुई हैं, लेकिन बावजूद इसका वहां का यूथ सड़क पर निकलता है। वह अपनी बात, आप जो लोग बिहार में जब आप मतदाताओं से बात करते हैं, वहां के युवाओं से बात करते हैं, वो जितने खुल करके अपने विचार व्यक्त करते हैं, बाकी जगहों पे आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहां खुल के लोग अपनी बात इस तरह से अपनी राय जाहिर करें। तो एक जागरूक राज्य है वो, और इसीलिए, और इसके आप ये भी ये देख लीजिए कि वह अपने स्थितियों से जब उसके पास अपने राज्य में रोजगार के अच्छे अवसर नहीं है, तो देश के किसी कोने में जाने से नहीं सकता, कहीं आप वो निकल जाएगा। आप बिहार का आदमी आपको आंध्र प्रदेश से मिल जाएगा, तमिलनाडु में मिल जाएगा, गोवा मिल जाएगा, अंडमान में मिल जाएगा। कहीं ऐसी जगह नहीं जहां बिहार का व्यक्ति न मिल जाए। अपनी मेहनत से, अपने श्रम से, अपने योग्यता अनुसार काम करने के लिए वो तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे तत्वों को अपने हिसाब से बरगला नहीं पाती, अपने हिसाब से उनको मोल्ड नहीं कर पाती। और अगर आप हिंदू बनने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप इस झांसे में आने के लिए तैयार नहीं है जो वंदे मातरम को लेकर के बीजेपी तैयार करना चाहती है, तो क्यों स्वीकार करेंगे आप? आप मुझे बस सीधी सी बात कोई पूछे कि आपका जो आरोप है यही है, मान लीजिए कि उस पूरे गीत में 6 स्टेंजा के गीत में 2 स्टेंजा ऐसे हैं जो मुसलमानों की धारणाओं के या धार्मिक सोच के विपरीत है। तो अगर कोई सरकार उसको हटा देती है तो कौन सा पाप कर दिया? क्या मुसलमान भारतीय नागरिक नहीं है? आप अपने नागरिकों के हिसाब से चीजों को व्यवस्थित नहीं करते हैं। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी को उसका नैरेटिव बनाना है। ओ देखिए, मुसलमानों को बीजेपी सर केवल नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है हर हिंदू मुसलमान की, नहीं हिंदू मुसलमान की, सामाजिक सशक्तिकरण की, सामाजिक न्याय की, जातिवाद के खिलाफ की, अस्पृश्यता के खिलाफ की, गरीबी के खिलाफ। इसका धारणा क्या बनाती है? इसका नहीं बनाती है, केवल और केवल हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। लेकिन बिहार में नरेंद्र मोदी जी केवल और केवल कट्टे की बात करके कट्टे का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज चुनाव प्रचार का एक तरीके से मैं कहूंगा कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल बिहार में 5 बजे शाम को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और 11 तारीख को वोटिंग होगी अंतिम दौर की, मतलब दूसरे दौर की। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। बिहार में एक तरीके से चुनाव प्रचार अब खत्म होने के कगार पर है। हम सब लोग इंतजार करेंगे कि 11 तारीख को किस तरह की वोटिंग होती है। उस दिन हम चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार का माहौल क्या है, बिहार किस दिशा में जाने वाला है। कट्टे की बात करेगा या फिर बेरोजगारी की बात करेगा, नौकरी की बात करेगा, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेगा, क्या करेगा, ये हम लोग 14 को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील शुक्ला जी आपका, और अवनीश विद्यार्थी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।